मानव संसाधन क्या है? तो छात्रों, आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जिसे 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था और इसमें यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो छात्रों, इस चैप्टर 6 में मानव संसाधन के बारे में बताया गया है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं और प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है और लोग अपनी आवश्यकताओं और सेवाओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं और अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में जो है समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है और उसकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है कि बातें हो रही है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। एक मैडम कह रही है कि आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? तो मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, ये छात्र कह रहे हैं। तो विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं और 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? जो स्कूल की मैम कह रही है विद्यार्थियों को। तो छात्रों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य संभावित और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता पर प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो छात्रों, यह है जनसंख्या का वितरण। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से दिखाया गया है। इस चित्र में जनसंख्या का वितरण क्या है? तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं और विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है और विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत-वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत-वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग जो है वह 2 महाद्वीप में रहते हैं, जो एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो विश्व के 60% लोग केवल इस देश में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो महाद्वीपों के अनुसार यहाँ पर दिखाया गया कि एशिया में रहने वाले लोग को दिखाया गया पीला कलर का, जो सबसे अधिक है। यूरोप में रहने वाले लोगों को रेड दिखाया गया है, ऑरेंज कलर में। अफ्रीका में रहने वाले लोगों को नीला कलर में दिखाया गया है, ये क्या कहते हैं, बैंगनी कलर में। और मध्य दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोगों को जो है स्काई ब्लू कलर में दिखाया गया है और रेड कलर में उत्तर अमेरिका में रहने वाले लोग, और ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों को दिखाया गया है। तो इस चित्र से हमें साफ पता चलता है कि सबसे अधिक लोग जो है वह एशिया में रहता है, जिसका संख्या सबसे ज़्यादा है, जो पीला कलर में दिखाया गया है। तो छात्रों, ये है एक ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है कि जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, USA, भारत और चीन
तो सबसे अधिक चीन में लोग हैं, सेकेंड स्थान भारत का है जनसंख्या की दृष्टि में। जनसंख्या का घनत्व। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं और सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है भौतिक कारक। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो है खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व को सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वतों विरल बसे हुए क्षेत्र यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। दूसरा है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा, जैसे सहारा मरुस्थल जो सबसे अधिक गर्म है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगो नदी, जियांग तथा मिस्र में नील नदी जो है वह उपजाऊ मैदान घने बसे क्षेत्र हैं। इसके बाद है जल। जल जो है लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलावनीय जल पाए जाते हैं, जहाँ आसानी से अलावनीय जल उपलब्ध होता है और विश्व की नदी घाटी घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। और इसके बाद है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अमेरिका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए प्रेरित किया है। इसके बाद आते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। बनारसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इनके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो गया पुणे। जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है और विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ऐसा क्यों हुआ है कि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है और बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध ही नहीं था। किसान सभी लोग को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुंच गई। इससे प्रायः जनसंख्या विस्फोटक कहते हैं, अचानक जनसंख्याओं का बढ़ना। और 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से कम जो है जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई और इस वृद्धि का मुख्य कारण जो है खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर और आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों
की संख्या को मापा जाता है और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों की मृत्यु की संख्या से मापा जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अर्थात प्रवास का मतलब होता है कि आदमी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है और एक देश के जन्म दर जो है और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं। तो छात्रों, विश्व में जनसंख्या को बढ़ाने का मुख्य कारण जो है वह प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर से जो है जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दूसरा चित्र में दिखाया गया है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, जो एक तराजू के रूप में दिखाया गया। तीसरा दिखाया गया है कि जन्म दर से अधिक मृत्यु दर है। तो इस प्रकार प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है और लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उसे उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं और देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो छात्रों, ये है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, इसे जाने। तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, जैसा कि चित्र 6.5 में दिखाया गया है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है और तथापि क्या होता है कि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर को कम किया गया है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। और अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम और निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद पड़ गया है, कम पड़ गया है। तो छात्रों, यह है विश्व का मानचित्र। इसमें दिखाया गया है कि विश्व जनसंख्या वृद्धि का अलग अलग दरें दिखाया गया है। ये विश्व के मानचित्र में जनसंख्या का संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप में अधिक विकसित देश है, जबकि बांग्लादेश बहुत पीछे है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है और लोग अपने आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है और जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो छात्रों, इसमें आप देखेंगे कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने के लिए सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उसकी आय का क्या स्तर है और स्वस्थ दशाएं जो है कैसी है। तो एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जो है जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है जिसमें कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है और उदाहरण में 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष,
कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है, जैसा कि इस पिरामिड में दिखाया गया है। और ये जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है जिसमें बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे है और निचले भाग में दिखाई गई है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ये दिखाया गया है इस पिरामिड में। ये है केनिया का पिरामिड। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों के लिए है जो 65 वर्ष से अधिक है की जनसंख्या को दर्शाया है, और मृतकों की संख्या को भी दर्शाता है। तो जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा शिक्षित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्धि आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जो है जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु जो है वह 15 से 65 वर्ष के लोगों को जो है कार्यरत आयु के लोग कहा जाता है, जो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। तो छात्रों, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, जिसका आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते ही, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शिशु काल में ही हो जाता है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है, और इस स्थिति को केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये है केनिया का पिरामिड जिसमें दर्शाया गया है। और जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे में कम हो रही है और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड का दृष्टिगोचर होता है, जैसा कि चित्र 6.8 में दिखाया गया है। ये है, और इस प्रकार की जनसंख्या में सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ये है भारत का पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड। तो इस प्रकार कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है, और घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। यह है जापान का यह है पिरामिड। जब लास्ट स्टेज तक जो है आदमी जीवित रहता है। तो कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र में के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है जिन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। तो छात्रों, इस अध्याय में आप जो है मानव संसाधन के बारे में पढ़ा, और ये जो है कुछ इसका प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आप स्वयं कीजिएगा। कोई सही टिक लगाना है इसमें। तो छात्रों, अगले वीडियो में आप लोग के लिए फिर एक नया चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।